शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर नोटबंदी पर केंद्र सरकार को मिली राहत से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। अपने इस फैसले के जरिए नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2016 की नोटबंदी को वैध करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है, ये टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये कमेंट है केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 2016 में लिए गए फैसला, जिसमें नोटबंदी के फैसले को चुनौती दी गई थी, उससे सवाल खड़े किए गए थे। उसे लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर जाकर टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिका खारिज हो चुकी है। 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से नोटबंदी का जो फैसला लिया गया उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, वैध करार दिया है। नोटबंदी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। Well, this is a decision of the highest court, and I think constitutionally speaking, legally speaking, it puts the lid on the subject. The judgment is important for different reasons. It had political implications, and I think it has constitutional implications. The petitions raised substantial questions of law. The court has now decided it will not be possible for me or for anyone else to comment on the exact points of the judgment without reading the full judgment but whatever is in the public domain. तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था। इसे लेकर 58 याचिकाएं थी और इन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए केंद्र के फैसले को सही करार दिया है। बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर ऑटो और कार के बीच जोरदार टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार में बैठे लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई है। इस हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना सिवान छपरा मुख्य मार्ग की है। घटना में ऑटो सवार 4 लोगों को चोटें आई हैं और सभी घायलों को इलाज के लिए दरौंदा में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें देख लीजिए कैसे यह हादसा होता है और उसके बाद गाड़ी में आग लग गई। सिवान छपरा मार्ग पर यह हादसा हुआ। ऑटो और कार की जोरदार टक्कर में ये लोग जख्मी हुए, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद कार में ही आग लग जाती है। ऑटो सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कई लोग घायल थे? 4 लोग घायल थे। स्थिति काफी गंभीर थी और स्थिति ड्राइवर की स्थिति गड़बड़ है। अच्छा, सबको रेफर कर दिया गया? सदर रेफर कर दिया। टेम्पू और कौन गाड़ी मरल की? 4 चक्का वैगनार का नाम पड़े। बड़ी खबर शेखपुरा से आ रही है, जहां पर एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या का मामला सामने आया है। लालगंज के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में सीता देवी की हत्या कर दी गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक चुनावी रंजिश में महिला की हत्या की गई है और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो चाकू से गोदकर महिला की हत्या की गई है। शेखपुरा की ये तस्वीर, जहां पर चुनावी रंजिश के वजह से हत्या को अंजाम दिया गया, जो परिजनों का कहना है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एक महिला की निर्मम तरीके से चाकू गोदकर हत्या की गई। धमकी मिलता था, इसको जान मारने के बराबर धमकी मिलता था इसको। किसके पक्ष से मिलता था धमकी? जो मेरे विरोधी था, दुनिया में तो चुनाव लड़ रहे थे। तो ये औरत जो थी, जो मृत्यु हो गया है जिनका, हाँ। वो आपके पक्ष में? बिल्कुल, उसका वीडियो है, उसका जितना चुनाव का वीडियो है, कितना अहम भूमिका निभाती थी इलेक्शन में। हमको सूचना मिली थी तो हम यहाँ पे आके देखे और हम अपने स्तर से जब विजिट किए तो ये देखे कि ये महिला की गर्दन में चाकू लगा हुआ है। ये महिला वृद्ध है और हमको जहाँ तक अभी तक जानकारी मिली है समाज के माध्यम से, ये चुनावी रंजिश का नतीजा है। हम लोग तो इसी मोहल्ले के हैं। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन शर्मा है और बगल में घर है आगे। तो हम खाना खा रहे थे तो कोई जाके
कोई बतियाते जा रहा था कि बोलू सीतवा मर गई। कैसे मर गई? अभी तो ठीक है, कई दिन पहले देखे हैं। लेकिन जब अभी कुछ चर्चा में चर्चा आ रही है कि बाहर से गेट बंद था, ऐसे था, तो फिर हम लोग को थोड़ा शक के दायरे में आए। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां प्रधान डाकघर में शराब पार्टी चल रही थी। धार्मिक आयोजन की आड़ में शराब की पार्टी की जा रही थी, जिसमें डिप्टी पोस्ट मास्टर दीनानाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ इनके साथ जो जान छलका रहे थे पूर्व डिप्टी पोस्ट मास्टर अभय वर्मा, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। प्रधान डाकघर में शराब पार्टी की तस्वीरें इस वक्त, जहां पर आयोजन धार्मिक तौर पर किया गया था, लेकिन इसी धार्मिक आयोजन की आड़ में ये लोग शराब पार्टी में मशगूल थे। उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब के कारोबार को रोकने के लिए सरकार दिनों दिन जिस तरीके से सख्ती को लेकर कदम उठा रही है, और ठीक उसके विपरीत इस अवैध कारोबार से जुड़े हुए लोग शराब के कारोबार को अंजाम देने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढ रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाली है। मामला सीतामढ़ी का है, जहां पर कुरियर के जरिए दूसरे राज्यों से शराब मंगाया जा रहा था। घर बैठे लोगों को इसकी होम डिलीवरी होती थी। इसी मामले का खुलासा हुआ है जब कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय ने शराब डिलीवरी करने से मना कर दिया। कंपनी के प्रबंधन ने डिलीवरी बॉय को काम से निकाल दिया। कंपनी से निकाले जाने के बाद कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुरियर कंपनी के गोदाम में छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस ने कंपनी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनसे अब पूछताछ की जा रही है। सर वही दारू को लेकर सर बार बार यहाँ पर 2 बच्चे में दारू भेज चुका था, तो परसों में सब पकड़ा गया। इसके रिगार्डिंग हम लोग आवाज उठाए, सिक्योरिटी मांगे तो हम लोगों को कह रहा है कि भैया नहीं दे पाएंगे, समर्थ देने में आपको काम करने में चोट कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। शराब पकड़ा है, ठीक है, शराब पकड़ा है तो हम लोग मतलब अपने सर, अपने जो सीनियर है, जो मेरे मतलब भाई मेरे साथ काम करते हैं, हम लोग बैठे हैं, बोले भाई देखिए अगर इस तरह का बात है, शराब आता है, क्या वो बोलते हैं, क्या आता है, शराब वाइन कैसे आता है सर? अब कुरियर के संस्था से सील कुरियर में आता है, सील पूरा उसमें पूरा डब्बा पूरा पैक रहता है, समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर क्या है नहीं है। हम लोग तो भाई डिलीवरी कर रखते हैं, सामान खाते हैं। नवादा में शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नवादा सदर अस्पताल के पास में एक शराबी नशे में जमकर हंगामा करता दिख रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए। स्थानीय लोग इससे भगा रहे हैं, लेकिन वो लगातार हंगामा ही कर रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नए साल के जश्न में पटना में बाइकर्स गैंग का उत्पात सामने आया। पटना के मरीन ड्राइव पर बाइकर्स गैंग ने पूरी रात जमकर उत्पात मचाया। सड़क पर लाइन लगाकर दर्शक खड़े रहे और बाइकर्स एक एक कर अपनी गाड़ी यहां पर दौड़ाते हुए नजर आए। ये स्टंट खतरनाक हो सकता है। सवाल ये कि पटना पुलिस 2 दिन पहले दावा कर रही थी कि इस बार बाइकर्स गैंग उत्पात नहीं मचा पाएंगे, लेकिन जो तस्वीर सामने है उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि पटना पुलिस सिर्फ दावे करती रह गई और उसके ही दावे की हवा निकल चुकी है। अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां जोगबनी में नेपाली युवक की हत्या कर दी गई है। नेपाल से बिहार ये युवक आया हुआ था। जोगबनी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जोगबनी में नेपाली युवक की हत्या हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि नेपाल से ये युवक पहुंचा हुआ था बिहार और इसी दौरान जोगबनी में उसके शव को बरामद किया गया। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जेपी सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन पर एक बार फिर से ब्रेक लगा दी गई है। पिछले कुछ महीनों से जेपी सेतु पर रोक के बावजूद भारी वाहन धड़ल्ले से आ जा रहे थे। इस खबर को न्यूज़ 18 ने 22 नवंबर को प्रमुखता से दिखाया और इसका असर यह हुआ
की खबर पर पूर्व मध्य रेलवे के CORO वीरेंद्र कुमार ने संज्ञान लेते हुए सारण जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करते हुए जेपी सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन पर अब रोक लगा दी है। जेपी सेतु ट्रकों के परिचालन से मुक्त हो चुका है। जी हां, यह खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। 22 नवंबर को न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि जेपी सेतु पर रोक के बावजूद ट्रकों का या भारी वाहनों का परिचालन जो है वो धड़ल्ले से हो रहा है। तस्वीरें भी जो है न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई थी और उसके बाद जो पूर्व मध्य रेलवे के CPRO हैं वीरेंद्र कुमार, उन तक ये बात पहुंची और फिर उन्होंने संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए सोनपुर प्रशासन से उन्होंने बात की और पटना सोनपुर प्रशासन से बात करने का फलाफल ये हुआ कि अब इस जेपी सेतु पर भारी वाहनों का परिचालन जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक बार फिर से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि बीच में जो है इस पर भारी वाहनों का परिचालन धड़ल्ले से हो रहा था। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो अपनी जेबें गर्म करके इस पर जेपी सेतु पर भारी वाहनों का परिचालन करवा रहे थे। लेकिन इस खबर को जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया तो उसका बेहतर परिणाम हुआ है सामने कि अब इस जेपी सेतु पर भारी वाहनों का परिचालन जो है वो पूर्णतः एक बार फिर से प्रतिबंधित हो चुका है और अब इस जेपी सेतु पर जाम की भी स्थिति नहीं है। तो कह सकते हैं कि न्यूज 18 का बड़ा असर जो है वो देखने को इस जेपी सेतु से जुड़े हुए खबर जब चलाई गई थी तो उसका असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पारसनाथ को पर्यटक स्थल घोषित करने के विरोध में देश भर में जैन समाज में गहरी नाराजगी नजर आ रही है। रांची में भी जैन समाज पारसनाथ को तीर्थ स्थल से पर्यटक स्थल के रूप में बदलने का विरोध कर रहा है। जैन समाज के लोगों की माने तो पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और वो अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रांची के जैन मंदिर में लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। देश में जैन समाज के सबसे बड़े भक्ति के केंद्र यानी पारसनाथ को लेकर एक तरीके से फिर जो है कह सकते हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ बातों को लेकर विवाद भी है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल बनाने का विरोध किया जा रहा है, यहाँ पर लोग रांची में जैन समाज के लोग हम उनसे जानेंगे कि वास्तव में जो उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी मांग क्या है। जिस तरीके से पारसनाथ का जो मुद्दा भी कह सकते हैं कि एक तरीके से चर्चा में है, तो जैन समाज क्या चाहता है? जैन समाज उसको एकदम मतलब उसको पर्यटन जो घोषित किया गया है वो एकदम गलत है, एकदम गलत। वो हमारा तीर्थ स्थल और सिद्ध क्षेत्र जी, वहां से अनंतानंत तीर्थंकर भगवान मोक्ष पधारे, उनके साथ अनंतानंत मुनि मोक्ष पधारे। तो हमारे लिए प्राण है, वो प्राण है हमारा। तो इसलिए हम लोग उसको खोना नहीं चाहते, एकदम खोएंगे भी नहीं और हम लोग ना प्राण लगा देंगे उसमें। लोग वहाँ जाएंगे, चप्पल जूते पहन के जाएंगे, नॉनवेज खाएंगे। हम लोग किसी को रोक नहीं सकते क्योंकि पर्यटन स्थल रहेगा, तो उसको भी हम लोग को देखना, क्योंकि हमारा वो क्षेत्र, हम लोग अहिंसा परमो धर्म को विश्वास करते हैं। हम लोग इसको नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे कोई भी ऐसे नंगे पैर जाए। जो मोटरसाइकिल से ऊपर जाने की जो प्रथा चालू हुई है, सबसे ज्यादा तो वो खराब हुआ है। उसकी वजह से ही ज्यादा अपवित्रता फैल रहा है, क्योंकि वहाँ पे पैदल चलने की व्यवस्था है या फिर डोली से चलने की व्यवस्था है। मोटरसाइकिल की वजह से पब्लिक आजकल के कोई भी पब्लिक कैसे भी जाके इजीली आ जाता है। जो मांग है उसमें अंतर कैसे आप पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा? देखिए, पर्यटन स्थल जहाँ बनाने की बात हो रही है, पर्यटन स्थल बनते ही वहाँ मांस मदिरा दारू का सेवन, बड़े बड़े होटल खुलेंगे, लोग मौज मस्ती का अड्डा बना देंगे और ये हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो आपकी यानी अगर सरकार से मांग रखना हो तो क्या सामने रखेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है कि चाहे वो कोई भी तीर्थ स्थली हो, चाहे हम अपनी मांग करें या कहीं की भी, तीर्थ स्थली को तीर्थ स्थली रहने देना चाहिए। जैसे मैं आपका पहले का प्रश्न सुन रही थी, आप कह रहे थे पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल में क्या फर्क है, तो इसमें भाव का फर्क है। अगर जैसे मैं पर्यटन स्थल जाती हूँ, चाहे मैं गोवा जा रही हूँ, तो गोवा और समय शिखर जी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल में हमारा भाव है मौज मस्ती करने का, वहां हमारा ये भाव ही नहीं है। मैं भी गोवा जाती हूँ, पर मैं जब तीर्थ स्थान जाती हूँ समय शिखर जी, तो मेरे वो भाव नहीं रहते हैं। तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि वो दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। पिछले कुछ 1 महीने 1.5 महीने से अचानक पूरे भारत में पर्यटन के विरोध में और रैलियां निकलने लगी, तब ये मामला तूल पकड़ा। हम लोगों को ये इससे कोई मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, ये हमारी धार्मिक
भावना है, धार्मिक आस्था है। बिल्कुल, जैन समाज के लिए गिरिडीह का पारसनाथ जो है एक आस्था का केंद्र है और साफ जो समाज है इस बात का विरोध कर रहा है कि एक तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में वहां पर उसे घोषित किया जाए या उसकी एक तरीके से उसे महिमा मंडित किया जाए। समाज ये मानता है कि भावनाओं का फर्क है, भावनाओं से जुड़ा है और भावनाओं के साथ खिलवाड़ को वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का बिहार में आगाज होने वाला है। बांका के मंदार में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पूरे जोर शोर से तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी अभूतपूर्व जनसभा होगी। जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, लेकिन बिहार में चुनावी बिसात अभी से ही बीत चुकी है। शह और मात का खेल अभी से ही शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने जब से विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकारने की बात कही, तब से ही बिहार की सियासत में एक नई हलचल देखी जा रही है। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने यह कहकर सियासी तूफान को और ज्यादा हवा दे दिया कि राहुल का नेतृत्व स्वीकारने के बाद से जेडीयू के नेताओं में हार का डर बैठ गया है और पार्टी में भगदड़ की हालात है। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद के एक बयान से बिहार का सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है और उसके कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी का दावा है कि जब से सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकारने वाला बयान दिया, तब से ही जेडीयू के नेता अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं और लोकसभा चुनाव में करारी हार के डर से जेडीयू छोड़ने की तैयारी में है। नहीं लेते अगर इसकी राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। तो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के दावे पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है और दावा किया कि खुद बीजेपी टूटने वाली है और इसी के डर से उनके नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। क्या भाजपा के संपर्क में जदयू के सांसद और विधायक हैं? क्या 2024 में जदयू के सांसद और विधायक भाजपा का दामन थामेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर अभी सामने में अभी 2024 का संसदीय चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जिस नाव पर चढ़े हैं वो नाव डूबना है, वो नाव का किनारा नहीं लगना है। लोग स्वागत के लिए तैयार है? नहीं, देखिए वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है मैंने उसकी उन बातों की चर्चा की है। देखिए, जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री और जनता यूनाइटेड के सर्वे सर्वा श्री नीतीश कुमार जी ने श्री राहुल गांधी के नेतृत्व को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने का बयान दिया है, स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय सांसद हैं उनको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी बिहार में 40 सीटों में से मात्र एक सीट किशनगंज का जिता पाए। तो जो व्यक्ति अपने दल के उम्मीदवारों को नहीं जिता सकता है, वो व्यक्ति फिर जनता दल यूनाइटेड या इनके अन्य जो सहयोगी दल हैं उनके संसदीय सीटों को कहां से जिता पाएगा। तो जब जनता यूनाइटेड का मुखिया ही राहुल गांधी के सामने समर्पण कर रहा हो तो स्वाभाविक है कि इनके सांसदों में तो भगदड़ मचना ही है। कौन हारने के लिए
जनता यूनाइटेड से लड़ना चाहेगा। नीतीश कुमार जी पीएम बनना चाहें या ना चाहें उससे उसका कोई मायने नहीं है। आपने देखा ही होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने विपक्षी दल के नेता हैं उनसे श्री नीतीश कुमार जी ने दिल्ली की यात्रा करके मिला भी, लेकिन किसी नेता ने उन्हें अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, किसी ने उन्हें भाव नहीं दिया। इसीलिए वो सिर्फ अपने स्थिति को बचाए हुए हैं राजनीतिक क्षेत्र में कि किसी प्रकार से वो चर्चा में रहें, अन्यथा जो उनका राजनीतिक खेल है वो खत्म हो चुका है। बेचारे तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनने दिया। तो अब सुशील मोदी जी हों, विजय सिन्हा जी हों, तारकिशोर बाबू हों, हर कोई इसी प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है कितना खिलाफ बोले नीतीश कुमार जी के, ताकि कुछ पॉलिटिकल टीआरपी मिल सके। हमारी पार्टी हमारे कुनबे की चिंता करने से बेहतर है अपनी पार्टी के विषय में सोचिए। आने वाला समय आप लोगों के लिए राजनीतिक रूप से अच्छा नहीं। बीजेपी ये भ्रम में ना रहे, 2023 में बीजेपी पार्टी टूटेगी। 2022 में सरकार से बीजेपी बाहर हुई, अब बीजेपी के आधे से अधिक विधायक बीजेपी छोड़ेंगे। अभी तो एक नेता राजीव रंजन जी उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी है, अभी तो शुरुआत हुई है। 2023 में तो बीजेपी का ताश की पत्ते की तरफ बिखरना तय है। भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा महागठबंधन के विभिन्न दलों के साथ संपर्क में है और ये बात भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बड़े नेता भी जानते हैं। इसीलिए अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी तक रोके रखने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिहार में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कुहासे से हुई। पूरा बिहार हाड़ कपाने वाली ठंड की चपेट में है। घने कुहासे की वजह से विजिबिलिटी घट चुकी है। घने कुहासे ने गाड़ियों और ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पटना समेत कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो ठंड के प्रचंड प्रहार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त है। लखीसराय में कोहरे की चादर ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। आलम यह है कि कोहरे की वजह से पटना मुंगेर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही कम हो गई है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। कोहरे की चादर ने वाहनों के रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। अब देख सकते हैं यह पटना मुंगेर NH80 है और वाहनों की अगर बात करें तो आवाजाही काफी कम है। लोग दिन में ही लाइट जलाकर अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए मजबूर है। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम जानना चाहेंगे कितनी परेशानी है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग अभी ड्यूटी जा रहे हैं, मैंने 20 मीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग हमेशा गाड़ी में लाइट जला के चल रहे हैं और बहुत ही धीमे चल रहे हैं। आगे भी बहुत परेशानी हम लोग को जूझना पड़ता है, क्योंकि आने जाने वाले लोगों से भी हमको बच के चलना है और उन्हें भी बचाना है और खुद भी बच के रखना है। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा, ठंड बहुत ज़्यादा है। हाथ भी कांप रहे हैं, हाथ में भी ग्लव्स है लगा हुआ, सर पे हेमलेट है। सारी व्यवस्था के बावजूद हम लोग को परेशानी का अनुभव हो रहा है इस ठंड के कारण। तो आपने सुना कोहरा के चलते काफ़ी परेशानी है। कुछ और लोग हैं, कहाँ जा रहे हो? अभी कोचिंग से आ रहे हैं, घर जा रहे हैं। अभी कोहरा है, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। सुबह सुबह निकले थे, सर पर पूरा पानी हो गया, गए कोचिंग, अभी जा रहे हैं फिर घर। कोहरा के चलते काफ़ी परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो आपने सुना कोहरा के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय। पलामू प्रमंडल में आदमखोर तेंदुए के आतंक से लोग सहमे हुए और इस तेंदुए पर 10 दिसंबर से ही अब तक 4 बच्चों की जान लेने का आरोप है। इस पकड़ने के लिए 50 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। एक ड्रोन के साथ बड़ी संख्या के कर्मचारियों की तैनाती भी बड़ी संख्या में कर दी गई है। वहीं हैदराबाद के शिकारी नवाब शफत अली खान को बुलाया गया है मदद के लिए। वो जनवरी के पहले हफ्ते में आ सकते हैं। जो बात जानकारी के तौर पर सामने आ रही है, आशंका ये जाहिर की जा रही है कि गढ़वा के 3 और लातेहार के 1 बच्चे की जान
तेंदुए ने ली है। तेंदुए ने गढ़वा के 3 ब्लॉक रमकंडा, रंका और भंडारिया के करीब 100 गांवों में आतंक मचा रखा है। लोगों को एहतियातन शाम में बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी गई है। वहीं वन विभाग की पहली कोशिश है कि तेंदुए को जिंदा पकड़ा जाए और आखिरी विकल्प के तौर पर उसे मारने की कोशिश की जाए। इधर ट्रैप कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी तो जरूर रखी जा रही है, लेकिन अब तक तेंदुए का सुराग नहीं मिल पाया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18